क्या है कि बिल एक्ट कैसे बनता है, तो जो प्रोसीजर है, अधिनियम है ना, विधेयक से अधिनियम कैसे बन रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा कि फर्स्ट रीडिंग हो रही है, सेकंड रीडिंग हो रही है, थर्ड रीडिंग हो रही है। अब ये है कि मैं इसमें चीजें और अगर स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ ये अलग अलग टाइप ऑफ बिल्स हैं, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, बट इसमें फिर कुछ कॉमनैलिटीज रहेंगी। अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज को लिख रहे हो, है ना, कि जो अलग तरीके के बिल्स रहेंगे, तो लास्ट में फिर आप उसको ये भी कर सकते हो कि हाँ ये प्रोसेस तो फॉलो हो ही रही है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कैसे होगा, इससे थोड़े नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट वही है कि मेन चीज क्या थी। अब जैसे पॉइंट्स ही नहीं लिखे कि इंट्रोडक्शन, जैसे टाइप ऑफ बिल तो बता दिया, बट हाँ क्वेश्चन क्या था, प्रोसीजर हाउ बिल्स बिकम्स एन एक्ट, तो प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा। इसमें क्लियर कट बोला हुआ है, अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जैसे इंट्रोडक्शन करोगे इसको, फिर अलग अलग स्टेजेस होती है, उसमें स्क्रूटनी होती है, तो पहले आपको वही स्टेजेस बतानी थी कि क्या क्या स्टेजेस रहेगी। सबसे पहले स्टेज क्या होती है, ड्राफ्टिंग, है ना। सबसे पहले विधेयक है, इसको रेडी किया जाता है, कैसे है, जो ड्राफ्टिंग होगा तो अगर मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री कंसर्न है, वो काम करेगी, जो लीगल एक्सपर्ट्स है उनके पास जाता है, स्टेक होल्डर्स के पास जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है और एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो पहली चीज क्या है कि हम उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर ये बिल मिनिस्टर का है तो ऐसा होगा, अगर ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल है ना, तो आपको मंत्रालय की हेल्प नहीं मिलेगी, है ना, और उसके अलावा आपको कानूनी विशेषज्ञों की हेल्प नहीं मिलेगी। फिर कौन ड्राफ्ट करता है, जो मेंबर है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट मेंबर बिल में प्राइवेट मेंबर बिल खुद करेगा, अगर ये गवर्नमेंट का बिल है, मिनिस्टर करवा रहा है, तो उस टाइम पर हाँ यस ये चीजें बोली जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बिल कहां पर इंट्रोड्यूस होता है, ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ऑडिट, फिर आप देखो ना किस तरीके से आप लिखना चाह रहे हो। जैसे आपने अगर शुरू में ये बात बोल दी कि ये अलग अलग तरीके के बिल्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंस बिल होता है, तो उस टाइम पर और ऑर्डिनरी बिल है। तो जनरली जो बिल्स होते हैं पहले बनाया मेंबर, है ना, पब्लिक, या एक तरह से कहें हम, जो गवर्नमेंट बिल है और प्राइवेट बिल है। फिर हमने बात करी कि जब इंट्रोडक्शन बिल का होगा तो बिल क्या, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में हमारे जो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कहीं भी किए जा सकते हैं। बस जो मनी बिल होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है विद द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड द फिनेंस बिल वन, जो फिनेंस बिल वन है, विद विधेयक वन, वो क्या करेगा, वो भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। और वंस इट इज इंट्रोड्यूस्ड, एक बार उसको लोकसभा में ले आए, उसके बाद, है ना, अगर आपने उस लोकसभा में उसको पेश कर दिया है, उसके बाद तो कैसे काम करेगा, ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बिल है वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, प्राइवेट मेंबर बिल है वो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है। और प्राइवेट मेंबर कौन है, एनीबडी अदर देन मिनिस्टर, मिनिस्टर के अलावा चाहे रूलिंग पार्टी का बंदा भी है वो भी एक प्राइवेट मेंबर है। और जो पब्लिक मेंबर बिल होता है, ये आपका कब इंट्रोड्यूस होता है, मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे, ये डल सकता है, डिस्कस हो सकता है। जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये सिर्फ कब इंट्रोड्यूस होगा, फ्राइडे आफ्टरनून ऑल्टरनेट। वही ना, नंबर कैसे बढ़ाने हैं, आप ये बातें ऐड करते चलो साथ में। ये डिपेंड करेगा ना कितना बड़ा है, 4 मार्कर है तो सीधा सीधा लिखना है। अब ये 8 मार्कर या 20 मार्कर बड़ा कर दिया कि भी बताओ, तो यस कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ऑल्टरनेट फ्राइडे इवनिंग आफ्टरनून में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग होगी, तो बिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में जब उसको लाया जाता है, पहली बार उसको पढ़ा जाता है, तो उस टाइम पर जो उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव है, ये उसका शीर्षक नाम पढ़ा जाएगा और उसके मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है ना, मेन उद्देश्य पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेंबर्स है वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या बिल खुद ले और उसको खुद से डिस्कस करें, है ना, क्या उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो विस्तृत जांच खुद कर सकते हैं, नॉलेज उनके पास इतनी है, या फिर वो उसको कमेटी के पास भेजें। अगर ये डिसाइड होता है कि कमेटी के पास भेजना है तो कमेटी के पास भेज दिया जाता है, तो एक कमेटी स्टेज हो जाती है। और कमेटी में भी क्या रहेगा, कमेटी जो है आपकी समिति लोकसभा के ही मेंबर्स की भी हो सकती है, राज्यसभा के मेंबर्स की भी हो सकती है, या फिर ज्वाइंट कमेटी भी हो सकती है। और उस टाइम पर जो ज्वाइंट कमेटी, इसमें मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर या चेयरमैन, और वो डिसाइड करेगा कि उस कमेटी का हेड कौन होता है। प्रोवाइडेड अगर वो डेप्यूटी स्पीकर होगा उसमें, तो फिर खुद डेप्यूटी स्पीकर करता है, वो डेप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली उसमें चेयरमैन बन जाएगा।
तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जो कमेटी होगी वो डिटेल एग्जामिनेशन करेगी, और उस टाइम पर ये जो संसदीय समिति है ये बाहर से भी लोगों को ले सकती है और डिस्कस कर सकती है, फिर प्रॉपरली ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके सजेशंस देगी। कमेटी के पास ये शक्ति तो है कि वो थोड़ा चेंज ला सकती है, ठीक है ना, बट जो बेसिक था बिल का उसको चेंज नहीं कर सकती। और जो भी ये कहेगी ये सजेशंस की फॉर्म में रहेगा कि पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। फिर कमेटी के बाद इसको कंसल्ट करने के लिए भेजेंगे, जो एक्सपर्ट्स है, स्टेक होल्डर्स है ना, ये चीजें देखी जा सकती है, इनके पास भी भेजा जा सकता है। कमेटी स्टेक होल्डर्स के पास भेज सकती है या स्टेक होल्डर्स को बुला सकती है, विशेषज्ञों को बुला सकती है जो एक्सपर्ट्स हैं, ताकि जो एग्जैक्ट उसके बारे में नॉलेज हो, है ना, अवेलेबल बाहर जिसे कहेंगे ना, तो वो सारी नॉलेज हमारी यूज अप हो पाए। फिर इससे एक मसौदा तैयार किया जाएगा और वो किसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, देन कम्स द सेकंड रीडिंग। तो दूसरी रीडिंग में दूसरी बार जो पार्ट होता है, तो जो बिल है ना, कमेटी अगर कमेटी को रेफर कर चुका है ना, वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद फिर ये आके डिस्कस होगा। ठीक है, अब ये डिस्कस कर रहे हैं, क्लॉज बाय क्लॉजेस में डिस्कशन करेंगे, है ना। अब यहां पर चीज, अब बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट की जा सकती है। अब अगर छोटा क्वेश्चन है तो इतना बोल के आगे निकल लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो फिर इसमें हम और चीजें ऐड कर सकते हैं कि जब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है उस टाइम पर मोशंस पास किए जाते हैं, ठीक है। आप कट मोशंस पास कर सकते हो, इकोनॉमी कट है, टोकन कट है ना, इकोनॉमी कट में की भी पैसे जो है वो कम करो, या इसमें जो क्लॉजेज है इसके उसमें अमेंडमेंट्स लाई जा सकती है, ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है, क्लोजर लाया जाएगा, है ना, कैंगरू क्लोजर है, जिलेटिन है ना, कुछ भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जा सकता है बीच में, यहाँ पर उसमें डिस्कशंस होगा। तो जो हमारे मोशंस होते हैं वो सब्सटैंटिव, सब्स्टिट्यूटिव, तो ऑब्वियसली जब सब्सटैंटिवली किसी को लाया गया है उसमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं, सब्स्टिट्यूट करना है ना, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बड़ा है। अगर छोटा है तो हाँ इतनी बात करके फिर हम क्या बात करेंगे, थर्ड रीडिंग होगी। तो जो बिल है, अब क्या होता है थर्ड रीडिंग के टाइम पर, वो उसमें अब अमेंडमेंट्स नहीं होंगी। मेंबर्स अब क्या डिस्कस करते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल है ठीक है कि नहीं, और बिल पास करना है कि नहीं करना है, वोटिंग होती है, ठीक है। अब यहां पर आप वोटिंग के साथ, अब ये चीज, अब छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन, अभी तो इन जनरल वोटिंग होगी और पास होगा। 4 नंबर है तब तो सीधा पॉइंट्स ही बताने हैं, 8 नंबर है, 20 नंबर है, बड़ा हो गया तो फिर हम क्या बात करेंगे कि जब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जब उसको वोट पे किया गया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है ना, और वही रहेगा कि अब अलग अलग बिल्स कैसे, स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, ठीक है ना। और अगर वो वही कि स्टेट को इफेक्ट करेगा तो हाफ वो बाद में होगा, तो बाद में डिसाइड होता है, ठीक है ना, जब दोनों पास कर देंगे उसके बाद। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि बिल को पास किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, तो वोटिंग सिंपल भी हो सकती है या स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल जो प्रेजेंटेड वोटिंग का 50% और स्पेशल में 2/3 प्रेजेंटेड वोटिंग, ठीक है, एंड इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हाउस। हाउस की जो टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है उसके 50% से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक बार एक हाउस ने पास कर दिया तो फिर बिल दूसरे हाउस के पास चला जाता है, और दूसरे हाउस में भी ऐसे ही 3 रीडिंग्स होती है, फाइनली वहां पर वोटिंग होती है, ठीक है। अब जब वोटिंग हो रही होती है दूसरे सदन में जब ये जाता है, ठीक है, उस टाइम पर अब दूसरा सदन क्या कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है बिल को, है ना, रिजेक्ट ही कर देगा, या अमेंडमेंट करके वापस भेज देगा, या फिर बिल को पास कर देगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर वो बिल को पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास चला गया, ठीक है। अगर वो कोई बिल ऐसा है जिसमें स्टेट का भी से है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो स्टेट से भी पूछने को जाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा कि अगर वो एक मनी बिल था, है ना, तो मनी बिल में रिजेक्ट नहीं हो सकता, अमेंडमेंट नहीं हो सकती, 14 दिन का गैप रहेगा, है ना। और एक चीज और भी थी कि ये 6 महीने तक भी रख सकता था। तो अगर इन्होंने 6 महीने तक रखा और कुछ नहीं बोला एक जनरल बिल को, है ना, मनी बिल को नहीं रख सकते, या फिर इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया बिल को, या फिर इन्होंने दूसरे को भेजा अमेंडमेंट के लिए और जो पहला हाउस था उसने मना कर दिया अमेंडमेंट के लिए, इन सब कंडीशंस में डेडलॉक होता है। और अगर वो ऑर्डिनरी बिल है ना, तो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। फिनेंस बिल है उसमें भी ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल की तरह जो फिनेंस बिल वन है, लेकिन फिर उसके बाद ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर डेडलॉक हो जाएगा, तो फिर दोनों हाउसेज एक साथ बैठते हैं ज्वाइंट सिटिंग में, जिसमें रूल्स और प्रोसीजर किसके चलते हैं, लोकसभा के, है ना, लोकसभा के रूल्स प्रोसीजर चलेंगे, और उसके बेसिस पर फर्दर क्या होगा, जो आप, और स्पीकर बैठता है वहां पर, स्पीकर नहीं तो
डेप्यूटी स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं बैठता है ना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठता। फिर उसके बाद अगर ये रेजोल्यूशन डिसएग्रीमेंट में हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है दोनों हाउसेस के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन होगी। ज्वाइंट सिटिंग कौन कन्वीन कराता है सहमति के टाइम पर? प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बिल को डिबेट करेंगे ज्वाइंट सिटिंग में और मेजोरिटी से इसको पास कर देंगे। जब बिल एक बार पास हो जाता है तो फिर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है दोनों सदनों के पास होने के बाद। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस है? या तो राष्ट्रपति इसको हाँ कर दे, या राष्ट्रपति इसको, है ना, हाँ, रिजेक्ट करने की भी उसके पास ऑप्शन है। अगर पार्टी हार गई और नई पार्लियामेंट में नई कैबिनेट आए और नई कैबिनेट बोले कि इस बिल को हटा दो, तो उस टाइम पर रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अदरवाइज या तो पॉकेट करके रखेगा या फिर एक बार वापस भेज देगा। ठीक है, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकता है। ठीक है, एक बार ऑर्डिनरी बिल को वापस भेजेगा, लेकिन ये सस्पेंसिव वीटो है। जब वापस भेजेगा तो अगर हाउस ने बोला कि हाँ पास करना ही करना है, तो उस टाइम पर वो पास प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, ही मस्ट गिव हिज असेंट। ठीक है, कभी कभी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अगर उसका बिल को भी गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए रख सकता है ना, तो प्रेसिडेंट उसको भी वापस भेज सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पास कर सकता है। लेकिन अगर उसको वापस भेजता है और वही बिल दोबारा से आता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को वो पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइनली फिर ये गजट में नोटिफाई होता है। जैसे ये गजट में नोटिफाई होता है, पब्लिश होता है, तो उस टाइम पर ये इन इफेक्ट गजट में आने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ना, क्या हो रहा है, थॉरो स्क्रूटनी होती है मल्टीपल लेवल्स पे, बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जिनसे इसको देखा जाता है, ताकि जो बिल है, जो हमारी पावर है पार्लियामेंट की, पावर की पार्लियामेंट क्या है कि जो भी हमारे लॉ मेकिंग है वो पार्लियामेंट के थ्रू हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स है उनकी, उनको भी कंसिडर किया जाता है। स्टार्टिंग में भी जब बिल फर्स्ट रीडिंग के बाद गजट में आता है, वो इसीलिए आता है कि वो पब्लिक डिस्कशन होता रहे, पब्लिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो, वो हमारे जो चूजन लोग हैं उनको हम प्रेजेंट करें, और फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसमें चेंजेस लाएंगे। बिकॉज पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वेयर लॉ इज मेड, और ये प्रोसेस उसके लिए अप्लाई की जाती। ठीक है, फिर मेरा, है ना, 4 मार्कर था। 4 मार्कर में तो सिंपली पॉइंट्स लिखने थे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, है ना, थर्ड रीडिंग कैसे होता है, और खत्म करो। ठीक है, लास्ट में बस ये कर दो कि हाँ रिसेंटली ये, मतलब अभी जैसे विमेन 33% रिजर्वेशन है। ठीक है, कौन सा बिल था? 106। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो, ये अभी ये अमेंड हुआ है और इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है।